चलिए अब स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज रिगार्डिंग द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट मीन्स कि कॉस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। अगर आपने जो फर्स्ट चैप्टर आपको करवाया था वहाँ पर अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट याद हो, जो कि एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होता है, तो वहाँ पर उसने बोला था कि जो हम कॉस्ट को क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है, बेस्ड अपॉन इट्स नेचर, तो उस नेचर के बेस पर जो कॉस्ट होती है वो बेसिकली हमारी कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी? हमारी एक कॉस्ट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा मटेरियल का खर्चा हो रहा है, और दूसरी कॉस्ट होती है जो कि हम बोलते हैं कि हमारा लेबर का खर्चा हो रहा है, जहां हम बोलते हैं कि एम्प्लॉय कॉस्ट है। और थर्ड ऐसी कॉस्ट होती है कि जो ना तो मटेरियल में फॉल करती है ना ही एम्प्लॉय कॉस्ट में फॉल करती है, उसको आप एक्सपेंसेस कहते हो। फिर हमें बताया गया था कि जो मटेरियल आप जो है कंज्यूम करते हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उस केस में जो मटेरियल है, कुछ मटेरियल ऐसा होता है जो कि एक इकोनॉमिक फिजिबल वे में आपके प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई हो सकता है, मीन्स दैट इज ट्रेसेबल। और इकोनॉमिकल फिजिबल वे में आप उसको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हो, मीन्स कि एक मटेरियल ऐसा होता है जो कि ट्रेसेबल होता है। और सेकंड, और जो आप ट्रेस करते हो उसको आप इकोनॉमिक फिजिबल वे में कर सकते हो, मतलब इजीली कर सकते हो। थर्ड, वो सिग्निफिकेंट पार्ट होता है आपके किसका? सिग्निफिकेंट पार्ट होता है आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट का। यहाँ पर ये तीनों चीजें सेटिस्फाई होती हैं, उसको आप क्या मानते थे? उसको आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट की कैटेगरी में फॉल करते थे। बट जहाँ पर इनमें से एक चीज भी मिस होती थी, उसको हम क्या मानना स्टार्ट कर देते थे? उसको हम इनडायरेक्ट मटेरियल मानते थे, राइट। ऐसे ही सेम प्रिंसिपल पर हमने एम्प्लॉय को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक ऐसा एम्प्लॉय जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, एक ऐसा एम्प्लॉय होता था जो डायरेक्टली इन्वॉल्व तो नहीं है बट वो आपकी प्रोडक्शन प्रोसेस को क्या करता है? सपोर्ट करता है, तो उसको हम इनडायरेक्ट की कैटेगरी में फॉल करवाते थे। अब अगर किसी भी एक्सपेंडिचर को देखकर आपको ये लगे कि ये ना तो मटेरियल है ना ही ये एम्प्लॉय का कॉस्ट है, तो उसको आप किस में फॉल करवा देंगे? उसको आप एक्सपेंसेस में फॉल करवा देंगे। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल रेंट। रेंट को देख के आपको क्या लगता है कि क्या वो मटेरियल होगा या वो लेबर का कॉस्ट होगा? ठीक है, दोनों नहीं लग रहे, इसलिए जो रेंट होता है वो आपकी एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आ जाता है। एक्सपेंसेस में रेंट आ गया, रेट्स आ गए, रेट्स एंड टैक्सेस हो गए, आपका अदर एक्सपेंडिचर हो गया, रॉयल्टी वगैरह हो गया, ठीक है, या आप ये कह सकते हो डेप्रिसिएशन हो गया। क्योंकि ये सारी जब एक्सपेंसेस आप कर रहे होते हो ना, तो आपको लगता है कि ये ना तो मटेरियल हैं, ये ना ही एम्प्लॉय की कॉस्ट हैं, तो इसलिए इसको एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आप फॉल करवाते थे। और एक्सपेंसेस भी आपके डायरेक्ट हो सकते हैं और आपके एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हो सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस किया था। तो जो हमारा ये वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जिस पर के हमने डिटेल में बात करनी है इन एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मींस हमें मटेरियल पर भी बात करनी है, हमें एम्प्लॉय पे भी बात करनी है, हमें एक्सपेंसेस पर भी बात करनी है, राइट। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो हम डिटेल में बात करेंगे सभी पर करेंगे, बट इन सभी के लिए हमारे पास जो है वो अलग अलग चैप्टर्स है, अलग अलग चैप्टर्स है। तो आपको सबसे पहला जो चैप्टर है वो है मटेरियल के रिलेटेड, फिर उसके बाद आपको चैप्टर है एम्प्लॉय के रिलेटेड, फिर आपको चैप्टर है एक्सपेंसेस के रिलेटेड। बट जो हमारी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मटेरियल होता है,
इनडायरेक्ट एम्प्लॉय होता है या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, इन तीनों को एक साथ कॉस्टिंग में बोला जाता है ओवरहेड्स। मीन्स यहाँ पर एक चैप्टर होगा किससे रिलेटेड, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम डील करेंगे कौन से एक्सपेंडिचर, जो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर होंगे। तो अल्टीमेटली एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में 4 चैप्टर्स हैं। एक आपका बेस्ड है जहां पर हम ये सीखेंगे कि मटेरियल कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या मटेरियल कंट्रोल कैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश करती है। फिर हम सीखेंगे कि एम्प्लॉय को जो मोटिवेट करने के लिए, इंसेंटिवाइज करने के लिए क्या क्या प्लान होते हैं, एम्प्लॉय कॉस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हम सीखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर होते हैं, वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि किस एक्सपेंडिचर को आप डायरेक्ट मानोगे, क्योंकि यहाँ एक लिस्ट है, वो लिस्ट ये बताती है कि जब भी ये वाले एक्सपेंडिचर होंगे तो आप डायरेक्ट मान के इसका ट्रीटमेंट करना, तो उसके बारे में सीखेंगे। फिर हम सीखेंगे कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इतने सारे होते हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे होता है, किसी भी प्रोडक्ट पर उसको चार्ज कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। अगर हमारे कह लो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए अगर कोई कलेक्टिव एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसको सभी डिपार्टमेंट पर कैसे एलोकेट किया जाएगा, ये सबको सीखेंगे कहाँ पर, ओवरहेड्स पर। तो ये सारे के सारे चैप्टर्स बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जो है अच्छे खासे आपको आते हैं, तो ध्यान से ये चैप्टर करना है। सबसे पहला चैप्टर जो करवाने लगी हूँ दैट इज रिलेटेड टू मटीरियल कॉस्ट। अब मटीरियल कॉस्ट में पढ़ना क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। आज पूरा लेक्चर जो है ना बेसिक्स पे ही जाएगा, कुछ मैं बुक में से नहीं करवाने वाली, सिर्फ आप इन बातों को समझो कि ये चैप्टर आपकी ज़िंदगी में आया क्यों, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मटेरियल कॉस्ट पढ़ना ज़रूरी क्यों होता है, उसमें वो पढ़ता क्या है, मतलब करता क्या है, उसके बारे में सीखना है। ठीक है, तो क्या करने लगे हैं हम, मटेरियल कॉस्ट के बारे में कुछ ज्ञान भरी बातें करने लगे हैं। देखो हमेशा ध्यान देना कि जो मटेरियल कॉस्ट होता है, कोई भी अगर मैं अभी मैं किस पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। एक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, आप बिलीव करो कि उसमें जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, उसका 70 to 80% जो कॉस्ट प्रोडक्ट पर लगता है, कितना 70 to 80, चलो 60 भी हो सकता है। ठीक है, आज की डेट में मटेरियल थोड़ा सस्ता भी मिलने लग पड़ा है क्योंकि बाहर से भी मंगवाया जाता है। 60, 70, 80 इतना, देखो ये प्रोपोर्शन जो है बहुत बड़ा है। इतना तो जो प्रोडक्ट के कॉस्ट का 60% या 70% पार्ट जो है वो क्या होता है, वो मटेरियल कॉस्ट होता है। अब बताओ मेरा कोई प्रोडक्ट बन रहा है जिसमें आधे से ज़्यादा जो कॉस्ट है उसके लिए मटेरियल रिस्पॉन्सिबल है, तो उस पर मुझे कंट्रोल करना ज़रूरी होगा कि नहीं। ठीक है, उस पर तो कंट्रोल लगाना ही पड़ेगा भाई। अगर मैंने मटेरियल पर कंट्रोल लगा लिया, ठीक है, कंट्रोल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल का मतलब होता है कि जो मटेरियल है ना आपका टाइमली अवेलेबल होना चाहिए, जब मुझे प्रोडक्शन के लिए चाहिए तब अवेलेबल होना चाहिए। ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक बार सारा मटेरियल तुम मंगवा के रख लो, उससे क्या होगा, आपकी कैपिटल ब्लॉक हो जाएगी। ठीक है, तो आपको रिसोर्सेज को प्रॉपरली क्या करना है, रिसोर्सेज को प्रॉपरली एलोकेट करना है, जितना चाहिए, जब चाहिए, जितने रेट पे चाहिए, सब कुछ अवेलेबल होना चाहिए। रिसोर्सेज प्रॉपरली एलोकेट करना, उसके लिए भी कंट्रोल्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, मटेरियल आ गया, जैसे मैंने बोला कि बिस्किट की फैक्ट्री है, ठीक है, फ्लोर आ गया, अब उसको हैंडल कैसे कर रहे हैं। अगर वेस्टेज ज़्यादा हो रही है भाई, ऐसे प्रोसेस आपने बना रखा है कि जैसे ही फ्लोर आता है आधा तो वो नीचे गिरा देते हैं। तो मटेरियल कंट्रोल में ये भी इंश्योर करते हैं कि उसका वेस्टेज ना हो, उसका वेस्टेज ना हो। ठीक है, और जो वेस्टेज ना हो, और आपका यहाँ पर कि आपके जो मटेरियल है वो आपको मिनिमम प्राइस पर मिले या मिनिमम कॉस्ट पे। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जब मटेरियल चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को वो अवेलेबल हो, रिसोर्सेज अननेसेसरली ब्लॉक ना हो। इसका मतलब है कि कैपिटल आप अननेसेसरली ब्लॉक मत करके रख लो। आपको मटेरियल पूरे साल में 1 लाख यूनिट चाहिए, आज ही मत लेके रख लेना, तो उसके रिगार्डिंग भी प्लानिंग की जाती है। फिर आप जो है मटेरियल कैसे हैंडल कर रहे हो, आप जो जितना मटेरियल आपके फैक्ट्री
फ्लोर पर चाहिए, सिर्फ उतना ही भेज रहे हो, उससे ज़्यादा भेजोगे क्या होगा, उससे ज़्यादा भेज दोगे, पहले जाएगा फिर फैक्ट्री फ्लोर से आएगा, उसमें क्या होगा कि हो सकता है मटेरियल जो है उसकी वेस्टेज हो। तो वो भी आपको इंश्योर करना है कि उतना ही मटेरियल जाए जितना वहाँ पर रिक्वायर्ड है, तो वेस्टेज को मिनिमम करना। और अलोंग विद दैट जब आप मटेरियल खरीद रहे हो, स्टोर कर रहे हो, तो जो कॉस्ट आ रही है ना मटेरियल पर, उसको भी मिनिमाइज करना। ये सारे के सारे काम किस में आते हैं, मटेरियल कंट्रोल। देखो अगर तो मटेरियल कंट्रोल आपको इस्टेब्लिश करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ये है मेरी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये फैक्ट्री है, ये आपकी फैक्ट्री है। ड्राइंग मेरी अच्छी नहीं है पर फिर भी आई ट्राई, मैं एक्सप्लेन करूँ। इस फैक्ट्री में जो भी प्रोडक्ट्स बनते होंगे, मान लो बिस्किट्स बनते हैं, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट्स बनते होंगे, मुझे बताओ कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, इसमें मटेरियल चाहिए होगा, ठीक है, इसको बनाने के लिए। ओके, जो मटेरियल है ना, जब आप बाय कर रहे हो तो ये भी तो पता होना चाहिए कि कितने पे बाय किया जा रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस भी तो डिसाइड करनी है। इसकी प्राइस डिसाइड कैसे होती है, अभी हमने कॉस्ट शीट देखा, कॉस्ट शीट में हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम जो उसका एक अमाउंट लिखते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि जो वो अमाउंट लिख देते हो ना, इतना इजीली तुम वहां पर लिख देते हो, वो ऐसे नहीं आता, वो यहाँ से कैलकुलेट होके आता है। मीन्स मटेरियल कॉस्ट का चैप्टर पढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि जो मटेरियल यहाँ पर लग रहा है, जो कॉस्ट शीट पे वहां पर वो अमाउंट लिखेंगे, वो अमाउंट कैसे आएगी, वो यहाँ से पता चलेगा। मीन्स मटेरियल जो है वो फैक्ट्री में आ रहा है, उसका कॉस्ट क्या होगा, पहले तो यही जानो। आपने मटेरियल मंगवाया, ठीक है, गाड़ी में आया मटेरियल, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है, मान लो वेयर हाउस से भी आया, यहाँ पर घूम के आया, आप सीधा सीधा एक एग्जाम्पल लेते हैं ना, यहाँ से मटेरियल आ रहा है। मटेरियल आपने जो खरीदा वो था 10,000 रुपीज़ का, क्लियर। अच्छा, उस पर आने का खर्चा हो गया, फ्रेट भी वगैरह, भाड़ा वगैरह दिया होगा, ठीक है, तो आपने मान लो कि 2,000 का फ्रेट दे दिया, ये तो उसका कॉस्ट प्राइस है, परचेज प्राइस है, ये उसका परचेज प्राइस है, फ्रेट दिया। अच्छा, गाड़ी आ रही थी तो हो सकता है कि मटेरियल हमारा बहुत ज़्यादा कह लो कि इम्पॉर्टेंट है, तो हमने इंश्योरेंस भी करवा दिया कि रास्ते में पलट वलट गया तो हमें नुकसान नहीं झेलना, तो हमने 1,000 दे के गाड़ी का इंश्योरेंस भी करवा दिया, ठीक है। आपको पता, फिर उसके ऊपर आपको भी पता है कि जीएसटी वगैरह लगता है, ठीक है, क्या लगता है, जीएसटी लगता है। अब आपको पता होगा कि जीएसटी में कई बार हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, कई बार हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। अब पहले तो ये बताओ तुम्हें आईटीसी क्रेडिट मिलता है नहीं मिलता, इसके बारे में पता है कि मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लूँ यहाँ पर, अदरवाइज मैं डिटेल में डिस्कस कर लूँगी। नहीं पता, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा नहीं पता, मैं बताती हूँ। देखो, जब भी आप गुड्स को बाय करते हो, ठीक है, मान लो कि 10,000 की गुड्स, सिंपल एग्जांपल से समझा देती हूँ। 10,000 की गुड्स मैंने आज परचेज़ की, उस पर लगा जीएसटी, मान लो जीएसटी लगा 18%, तो ये हो गया 1800। मुझे गुड्स कितने की मिली पड़ी, ठीक है, मुझे पड़ी ये 11,800 की, 11,800 की, ठीक है। अब अगर आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी का मतलब क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। आप टैक्स में पढ़ोगे तो आपको डिटेल में करवाया जाएगा, यहाँ पर सिर्फ जितना मुझे आपको बताना है वो मैं फटाफट बताती हूँ। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि जब भी आप इन गुड्स को सेल करोगे, जो ये आपने जीएसटी दिया है, ये किसकी पॉकेट में जाता है, गवर्नमेंट की पॉकेट में जाता है। गवर्नमेंट कहती है कि हे बायर, तो अपने इस जीएसटी को ना अपनी कॉस्ट का पार्ट मत बनाना, मतलब तू ये मत मानना कि 11,800 में खरीदा है, तो क्या करना, उसको 10,000 ही बोलना। जो 18,000 है ना, कल को इसकी गुड्स बनाकर जब तू बेचेगा इसको, मान ले तूने इसको 20,000 में बेचा, राइट, तब भी तो जीएसटी लगेगा, 20,000 पे 18% लग गया, ठीक है, तो कितना हो गया 3600। ये जो 3600 जब तेरा जीएसटी है तो ऑब्वियसली कस्टमर से लेगा, कितना लेगा, 3600 लेगा, ठीक है। ये 3600 कस्टमर से लेके तू किसको डिपॉजिट करवा देगा, ये है मान लो गवर्नमेंट, ठीक है। इस गवर्नमेंट को पहले 1800 इसने दे दिया जब बाय किया था। ये जो 3600 है, तो इसको 3600 में से डिपॉजिट मत करवाना, तो पहले मुझे 1800 दे चुका है ना, ये 1800 यहाँ से माइनस कर देना,
और 1800 मेरे पास डिपॉजिट करवाना। तो पहले तेरा 1800 आ गया, फिर तेरा 1800, टोटल मेरे पास 3600 आ गया। और ये 1800 जो तूने पहले मुझे दिया था, तूने कस्टमर से लेके अपनी पॉकेट में रख लेना। दैट इज कॉल्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट, मीन्स उसको टैक्स का क्रेडिट मिल गया। क्या ये 1800 कभी उसने खर्चा किया? नहीं, कभी नहीं किया। अगर तूने खर्चा ही नहीं किया, अरे तूने यहाँ दिया तो यहाँ वापस तो भी मिल गया ना, कस्टमर से लिया और गवर्नमेंट को दिया और उसमें से आधा अपना रख लिया जो गवर्नमेंट को दिया था, फिर काहे का कॉस्ट का पार्ट बनाना है? इट मीन्स अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है तो आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे। अगर गवर्नमेंट कहती कि भाई मैं नहीं दूंगी इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहते ना दो, हमने तो कस्टमर पर ही बर्डन डालना है, तो आज हम कॉस्ट को कितना कंसीडर करेंगे? 11,800। अब ध्यान देना, अगर आईटीसी नहीं मिलेगा तो जो भी जीएसटी दोगे वो यहाँ पर ऐड कर देना, ठीक है? अगर आईटीसी नहीं मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो नॉट ऐड, ऐसे लिख लो। अगर मिल रहा है तो नॉट ऐड, अगर नहीं मिल रहा है तो ऐड, ठीक है? यहाँ आईटीसी ऐसे लिख दिया मैंने। आप अपनी कॉस्ट का पार्ट तभी मानना, ठीक है, जब आपको आईटीसी ना मिले। अगर गवर्नमेंट तुम्हें वापस कर रही है तो खबरदार यहाँ पार्ट माना तो, ठीक है? तो यहाँ पर पार्ट नहीं मानना, बस वो आपको बाद में मिल जाएगा, फिर आप ये 10,000, 2,000, 1,000 को ऐड करके देख लेना। क्लियर? ओके। अच्छा, समटाइम्स पता क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, ये आपको बताया हुआ है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। जब एंड में हम कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स करेंगे ना, जो भी अभी बातें ये बोल रही हूँ, ये कहाँ लिखी हुई है, मैं अपने से नहीं बोल रही हूँ, ये लिखी हुई है आपके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 मटेरियल कॉस्ट में। वो कह रहा है कि कैसे आप मटेरियल कॉस्ट निकालोगे, ये सब कुछ वहां पर लिखा हुआ है। फिर वहां पर एक और चीज भी लिखी हुई है कि देखो, जब आप मटेरियल की कॉस्ट निकालते हो, इसको मैं क्लियर कर दूं, जब आप मटेरियल की कॉस्ट निकालते हो, कि समटाइम्स गवर्नमेंट कहती है कि आप अगर कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाओगे जो इको फ्रेंडली होगा तो हम आपको सब्सिडी देंगे जो भी आप बाय करोगे। तो अगर आपको गवर्नमेंट से कुछ सब्सिडी मिल रही है ना उस मटेरियल को बाय करने के लिए, तो सब्सिडीज को यहाँ से माइनस करना। अगर मिल रही है सब्सिडी या ग्रांट जिससे आपकी मटेरियल की कॉस्ट कम हो रही है, तो वो यहाँ से माइनस करना, माइनस, लेस वाली लिख रही हूँ। अच्छा, एक और बात बताओ, अगर आपको कोई फाइन वाइन लग रहा है, तो मतलब जैसे ये ट्रक आ रहा था, ठीक है, इसने सिग्नल तोड़ दिया, ठीक है, इसको कुछ चार्जेस वगैरह लग गए, मान लो कि पुलिस वाले को 500 रुपीज़ देने पड़े, ठीक है, क्या वो 500 रुपीज़ में मटेरियल का पार्ट मान लूँ? आपको क्या लगता है, मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? ठीक है, रेड लाइट तोड़ दी, हमसे बोला कि नहीं आपको तो देने ही पड़ेंगे, हमने दे भी दिए, हम इतने शरीफ, ठीक है, नहीं मानना चाहिए। क्यों नहीं मानना चाहिए? क्योंकि लास्ट लेक्चर जो कॉस्ट का उसका हुआ, कॉस्ट शीट का, वहाँ भी मैंने कहा कि जो आपके अबनॉर्मल टाइप एक्सपेंडिचर होते हैं ना, एक्सपेंसेस, उसको कंसीडर मत करना। इसलिए आपको फाइन लगे, पेनल्टी लगे, ठीक है, कुछ भी लगे, वो अबनॉर्मल टाइम है ना, वो आपके नॉर्मल बिजनेस की नेचर में नहीं आता, तो आप उनको यहाँ पर अपनी कॉस्ट का पार्ट नहीं मानेंगे। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई फाइन है, अगर कोई पेनल्टी है, ठीक है, नॉट कंसीडर्ड, आप उसको कंसीडर नहीं करोगे। रीज़न क्या है? क्योंकि वो अबनॉर्मल नेचर का है, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर कंसीडर करोगे उसका बर्डन कंज्यूमर पर जाएगा, ठीक है। कंज्यूमर आपके फाइन पेनल्टी को क्यों झेलेगा, तो वो आप यहाँ पर कंसीडर नहीं करोगे। अच्छा, समटाइम्स आपको कि मैडम हमारी ना नेचर ये है बिजनेस की कि थोड़ा सा खिलाना पिलाना पड़ता ही है रास्ते में, मतलब ये आपके सब्जेक्ट में नहीं है, वैसी बात कर रही हूँ। अच्छा, कोई नॉर्मल नेचर का होगा वहाँ ऑर्गेनाइजेशन कर लेती, मतलब जब आप रियलिटी में जाते हो, मैं वो बात कर रही हूँ कि वो नेचर में ही है, इतना तो देना ही पड़ता है ना, तो वो तो आपको पता ही है ऑलरेडी, वो तो रेगुलर उसमें होगा, वो क्वेश्चन में नहीं आएगा। मैं वैसे बता रही हूँ इंडस्ट्री में कैसे किया जाता है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही समझो, फाइन एंड पेनल्टी नॉट कंसिडर्ड, राइट। और अगर एक और, अगर ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है आपको, ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। बेटा ट्रेड डिस्काउंट पता क्यों होता है?
कि आप जब बाय कर रहे होते हैं ना, उस टाइम आप नेगोशिएशन करते हो, ठीक है, क्योंकि आपने वो मटेरियल बाय किया है बिजनेस के लिए, तब आप नेगोशिएशन करके उस मटेरियल की प्राइस को थोड़ा कम करते हो। तो जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, जो भी आपको ट्रेड डिस्काउंट होगा वो यहाँ से लेस करेंगे, उसको लेस करेंगे। लेकिन कैश डिस्काउंट जो है वो मटेरियल के बाइंग के साथ रिलेटेड नहीं होता। वो तो आपने बिजनेस में कैश जो है वो जल्दी दे दिया, वो कैश से रिलेटेड होता है, वो टाइम पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है कि पहले दे दोगे तो इतना कम हो जाएगा, राइट। वो आपकी क्वांटिटी के साथ, ठीक है, जहाँ आपकी नेगोशिएशन के साथ उससे रिलेटेड नहीं होता। तो कैश डिस्काउंट जो होता है वो एक फाइनेंशियल नेचर का आपका ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन होता है, राइट। तो इसको अगर कोई कैश डिस्काउंट है तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो कैश डिस्काउंट नहीं कंसीडर करना, ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी या आपका नेगोशिएशन दोनों पर ही मिल जाएगा, तो ट्रेड डिस्काउंट को यहाँ से माइनस करना है। जो भी आएगा ये होगा आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट, परचेजिंग कॉस्ट, नॉट मटेरियल कॉस्ट, पार्डन मी, इट्स अ टोटल मटेरियल परचेज कॉस्ट। ये आपकी परचेज कॉस्ट आएगी, ठीक है। तो जब भी आप मटेरियल बाय करते हो, अगर आपको कोई भी एक्सपेंडिचर दिखता है, आपको फ्रेट इनवर्ड, क्योंकि फ्रेट आउटवर्ड होता है जब सेल करते हो, तो उसको कंसीडर नहीं करना। आपको क्या करना है, कंसीडर फ्रेट इनवर्ड। ऐसे ही कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड होता है। फ्रेट होता है थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, कैरेज वगैरह होता है जो कह लो कि नियर बाय विसिनिटी से आप जो माल मंगवाते हो, तो कैरेज होता है, राइट। तो कैरेज इनवर्ड परचेज के ऊपर होता है, फ्रेट इनवर्ड भी परचेज पर होता है, आउटवर्ड दोनों होते हैं सेल पर, वो यहाँ नहीं कंसीडर करेंगे। फिर अगर आपने कोई इंश्योरेंस आपने बेयर किया है, देखो थोड़ा और ध्यान से देखो, इंश्योरेंस अगर बायर पे करता है तो अपनी कॉस्ट का पार्ट मानना। अगर इंश्योरेंस जो है वो उसका बर्डन सेलर पर है, फिर मत कंसीडर करना, फिर तुम्हारी पॉकेट में से थोड़ी जा रहा है। देखो जो चीज आपकी पॉकेट में से जाएगी, आप कौन, बायर, जो आपकी पॉकेट में से निकलेगा उसको कंसीडर करोगे। अगर आपकी पॉकेट में से नहीं निकला तो कंसीडर मत कर लेना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या समझे कि टोटल परचेज कॉस्ट कैसे आई। जो भी आपका परचेज प्राइस था वो लिख दिया, जो भी आपका फ्रेट था वो लिख दिया। अच्छा, लोडिंग अनलोडिंग पर जो भी दिया होगा वो भी लिख देना, वो भी लिख दिया। इंश्योरेंस दिया वो भी लिख दिया, जीएसटी दिया, अगर आईटीसी नहीं मिला तो वो भी लिख दिया। ओके, अगर ऐसा होता है ना, एक और बात, समटाइम्स ऐसा होता है कि जो रॉ मटेरियल आता है ना वो किसी कंटेनर्स में आता है, ठीक है। कैंस वगैरह होते हैं, बड़े बड़े कैंस होते हैं या कुछ भी बॉक्सेस हो सकते हैं, उसमें वो मटेरियल भर के आता है। हो सकता है कि जब आप मटेरियल बाय करो वो कहता है कि जो ये आपके कंटेनर्स हैं ना, ये कंटेनर्स हैं, ठीक है, ये एक एक कंटेनर हमें 100 रुपीज़ में पड़ता है और ये नॉन रिटर्नेबल है, कि इसकी कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ेगी। कंटेनर्स आए, ठीक है, कहता है उसका कॉस्ट भी आपको बेयर करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हो, कंटेनर्स लेके आते हो, फिर उन कंटेनर्स को माइट भी वो स्क्रैप में 1-2 रुपीज़ में बिक भी जाते होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लूँ, मान लो कि कंटेनर्स आए, ठीक है, 2 कंटेनर्स आए, उनका कॉस्ट है 100। अब जो सेलर है ना वो कहता है कि कंटेनर्स में मैं आपको गुड्स भेजूंगा और इन 2 कंटेनर्स में भेजूंगा, एक एक कंटेनर की कॉस्ट है 100, तो 200 है कॉस्ट। क्या इसको अपनी परचेज का पार्ट मानूं या ना मानूं। 2 कंटेनर्स आए, 100 एक का कॉस्ट, ठीक है, सेलर कहता है कि इसका कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा, ठीक है, नॉन रिटर्नेबल है, तो इसका अपनी कॉस्ट का पार्ट मानूं कि ना मानूं, यस और नो। बिल्कुल मानना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल मानना पड़ेगा। अरे आप मटेरियल बाय कर रहे हो, कंटेनर साथ में अलग से थोड़ी हमने खरीदे, ठीक है। जो भी मटेरियल को हमारी फैक्ट्री फ्लोर पर लाने के लिए जो भी खर्चा करेगा, चाहे वो कंटेनर्स का हो ना हो, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ कॉस्ट, तो ये 200 आपका पार्ट ऑफ कॉस्ट बनेगा। सेकंड बात, अब वो कहता है कि जो ये कंटेनर्स हैं ये 100 रुपीज़ के हैं, ठीक है, अगर आप 7 डेज में आपने वापस कर दिए तो आपको इसके पैसे नहीं देने, मीन्स ये रिटर्नेबल हैं,
ठीक है, आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि वहां पर लिखा हुआ है कंडीशन कि 7 डेज में अगर बायर इसको रिटर्न कर देता है तो वो उसकी कॉस्ट का तो वो उससे सेलर उससे चार्ज नहीं करेगा, ये 200 चार्ज नहीं करेगा, ठीक है। और आपको दिया होगा कि बायर ने विद इन टाइम लिमिट इन कंटेनर्स को वापस भी कर दिया। अब बताओ ये 200 यहाँ ऐड करूँ कि ना, अब ये 200 ऐड करूँ कि नहीं करूँ, अब ये 200 ऐड होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब हमारे सर पर थोड़ी खर्चा आ रहा है, हम कौन? बायर, ठीक है, हमारे सर पे खर्चा नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर रिटर्नेबल हैं और आप टाइमली रिटर्न कर भी देते हो सकता है क्वेश्चन आपको कहे कि आपने टाइमली रिटर्न नहीं किए, फिर मान लेना इसको पार्ट, ठीक है, फिर मान लेना, राइट। तो 200 यहाँ पर जो कंटेनर्स का कॉस्ट है, अगर नॉन रिटर्नेबल है तो ऐड कर देना, ठीक है। इसमें से लेस क्या होता है? इसमें से लेस होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, आपका कोई भी आपको सब्सिडी मिली है, ग्रांट मिली है जो डायरेक्टली आपके मटेरियल के साथ रिलेटेड है, वो लेस हो जाएगी, राइट। और अगर आपका जो कंटेनर्स हैं जो नॉन रिटर्नेबल हैं उनका कोई स्क्रैप वगैरह हुआ है, ठीक है, वो भी यहाँ से लेस कर देना। मीन्स मैंने कहा कि कंटेनर्स आए उसको बाद में 2 रुपीज़ में हमने बेच दिए, तो जितना हमारे पर अल्टीमेटली बर्डन आया ना वो ये, वो सारा लेस करने के बाद दिस इज आवर टोटल मटेरियल परचेज कॉस्ट। आपके स्टडी मैट में नहीं लिखा हुआ बट बीच बीच में वो इन एडजस्टमेंट्स को दे देता है, तो प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान देना, अगर कोई परचेज कॉस्ट हो तो उसको ऐसे डील करनी है। तो दिस इज अबाउट द परचेज कॉस्ट। ये पता चल गया कि मटेरियल बाय करेंगे तो हमें जब बाय करके हमारे फैक्ट्री पर आएगा तो उसको जो हमने कैलकुलेट करना उसका टोटल कॉस्ट वे ऐसे करेंगे। अरे कॉस्ट तो बाद में कैलकुलेट करेंगे। फैक्ट्री कहती है पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर पूरे साल में मुझे 1 लाख यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, मान लो जी फैक्ट्री का ऑनर है, कहता मुझे पूरे साल में, ये क्या है हमारी एनुअल कंजम्पशन, ये क्या है हमारी एनुअल कंजम्पशन, कि मुझे पूरे साल में 1 लाख यूनिट चाहिए, मुझे ना कॉस्ट तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले ये बताओ ये एक बार में ही खरीद लूँ, ठीक है, जहाँ ऐसा करता हूँ बार बार खरीद लेता हूँ, क्या सजेस्ट करते हो? ठीक है, आप एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट कोई भी रैंडम आंसर नहीं दे सकते, आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तब जाकर आप आंसर दोगे। आपको हो कि देख अगर तू एक साथ खरीद लेगा ना, पता क्या होगा, अगर एक साथ खरीद लेगा उससे एक फ़ायदा ये होगा कि एक साथ खरीदने पर जो ऑर्डर करने की कॉस्ट है, मान लो कि तू जो भी खरीद रहा है तुझे एक एक ऑर्डर पर जो खर्चा आता है वो आ जाता है ₹200 पर ऑर्डर आता है, तो पूरे साल का तुझे खर्चा क्या आएगा ₹200, जो कि क्या होगी तेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, जो कि क्या होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट। बट तुझे पता है अगर तूने एक साथ खरीद लिया उसको किसी गोडाउन में भी तो रखना पड़ेगा, ठीक है, एक बार में तो प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, क्योंकि ये तूने क्या बताई है, एनुअल कंजम्पशन बताई है, तो मीन्स पूरे साल की कंजम्पशन के लिए ये तुझे चाहिए, पूरे साल जो है कुछ कुछ रॉ मटेरियल यूज होगा, बाकी तो तुझे वेयर हाउस में रखना पड़ेगा, वेयर हाउस में रखेगा तो तुझे पूरी उसकी केयर भी करनी पड़ेगी कि कहीं जो है उसको मॉइस्चराइज़र ना उस पर आ जाए, और अगर उसको प्रॉपर एक टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा, वहाँ पर थेफ्ट ना हो जाए या फायर ना लग जाए, उसके लिए पूरे तुझे वहाँ पर जो है कह लो पूरा इंतजाम करना पड़ेगा कि ये सब कुछ ना हो। मीन्स तुझे एक कैरिंग कॉस्ट जो है वो तेरी आएगी, तेरी कैरिंग कॉस्ट आएगी। अरे क्या हो गया तुझे, रुको, मीन्स तुझे इस इतने सारे, हाँ बिल्कुल स्पेस चाहिए, ठीक है। फिर देख 1 लाख यूनिट्स अगर तू एक साथ खरीदेगा तो उतना कैपिटल भी तो चाहिए, तो कैरिंग कॉस्ट में क्या क्या आ जाता है, देखो आपका कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, फिर आपका वेयर हाउस का मीन्स प्लेस का खर्चा आता है, फिर आपको सुपरविजन करनी पड़ती है और बहुत सारे जो है अदर खर्चे करने पड़ते हैं उस स्टॉक को मेंटेन करने के लिए। तो तेरा कैरिंग कॉस्ट जो है ना, तो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर कि एक एक यूनिट को हैंडल करने के लिए कितना कैरिंग कॉस्ट है, तो इसके लिए
कैलकुलेशन होता है जो आपको नहीं करना। आपको सीधा सीधा दिया होगा कि गोडाउन में रखने के लिए या कैरी करने के लिए जो कॉस्ट है ना वो आता है, या तो आपको ये दिया होगा कि 2 पर यूनिट आता है, या आपको ऐसे दिया होगा आपके क्वेश्चन में कि आपका कैरिंग कॉस्ट है वो है 10%। अब ये 10% कैसे आया, 2 रुपीज कैसे आया, ये आपकी सरदर्दी नहीं है, ये नहीं आपको कैलकुलेट करना, वो क्वेश्चन देगा आपको कि इतना आता है। अगर आपका कैरिंग कॉस्ट 2 पर यूनिट है तो पूरे साल में इसको हैंडल करने के लिए कितना आपको खर्चा करना पड़ेगा। आप सोचो 2 लाख कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा। कहता बाप रे 2 लाख रुपीस कैरिंग कॉस्ट, मर जाऊंगा मैं तो। कहते तो बीच का रास्ता बताओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो इतना कम है, ये कैरिंग कॉस्ट तो मुझे मार डालेगा। ऐसा नहीं, ऐसे नहीं काम चलेगा। हमने कहा बताते हैं। देख तुझे पूरे साल में 1 लाख चाहिए, ठीक है। पता क्या होता है, अगर तू ज़्यादा ऑर्डर करेगा, ठीक है, एक होगी ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक होगी कैरिंग कॉस्ट। एक पहले उसको ना एक रिलेशन समझाओ कि अगर तूने ज़्यादा ऑर्डर किया तो तेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी। जैसे ही तेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगी, ज़्यादा ऑर्डर करेगा मीन्स 1 लाख जो यूनिट्स हैं, मान लो कि तू कहता है कि मैं 100 बार ऑर्डर करूँगा, ठीक है। 100 बार ऑर्डर करेगा तो एट ए टाइम 1000 यूनिट्स ही तो आएंगे, तो कैरिंग कॉस्ट जो है, ठीक है, 100 बार तो ये बढ़ गई। कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है 100 ऑर्डर्स किए, एक ऑर्डर करने के लिए 200 लगता है, तो ये होगी 20,000, ठीक है। बट कैरिंग कॉस्ट कितनी हो गई, वो है 2 रुपीज़ पर यूनिट। एक बार में यूनिट्स कितने आए 1000 इंटू, और इसको डिवाइड करोगे 2 के साथ, ये आएगी 500 रुपीज़। अब ये कैसे आया समझाती हूँ, रुक जाओ। मतलब आपकी कैरिंग कॉस्ट तो रिड्यूस होगी, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ गई। मतलब एक रिड्यूस होती है तो दूसरी बढ़ती है। पहले क्या था, हम एक ऑर्डर कर रहे थे, ये क्या है 100 ऑर्डर्स। अगर हम 100 ऑर्डर करें तो ये सिनेरियो, पहले क्या था, हम एक ऑर्डर कर रहे थे। जब हम एक ऑर्डर कर रहे थे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी थी, एक ऑर्डर का 200 रुपीज़, और कैरिंग कॉस्ट कितनी थी 1 लाख यूनिट्स। बेटा इसको 2 से डिवाइड करना, अभी मैं समझाती हूँ ये 2 से डिवाइड क्यों होता है, इंटू 2 रुपीज़, तो ये बन रही है 1 लाख। मतलब जब आपके ऑर्डर जो हैं, ऑर्डर इंक्रीज होते हैं तो ये इंक्रीज होती है, ये डिक्रीज। जब आपके ऑर्डर डिक्रीज होते हैं तो ये डिक्रीज होती है, बट ये इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब करें तो क्या करें, अब बीच का रास्ता कैसे निकालते हैं, आजा भाई। हम उसको ऐसे नहीं बताएंगे, हम उसको डायग्रामेटिकली बताएंगे। हम कहेंगे कि देख, हम तुझे एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। आएगा कैसे वो भी डिस्कस करूँगी, पर पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी आप ऑर्डर कर रहे हो। यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट, ठीक है। जैसे जैसे अगर हम ऑर्डर्ड क्वांटिटी करें, ठीक, अगर ऑर्डर्ड क्वांटिटी मान लो ये है 1 लाख, मान लो ये है आपकी 1000, ठीक है, ऐसे बीच में है, राइट। अगर तो हम कम क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे, यहाँ पर आ रही है कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर आ रही है कॉस्ट। अगर कम क्वांटिटी ऑर्डर करेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगी। जैसे जैसे क्वांटिटी जो है ज़्यादा ऑर्डर करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी कम होती जाती, ऐसे होती जाती। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट जो होती है ना, उसका जो स्लोप होता है, वो डाउनवर्ड होता है, ऐसे होता है। क्यों? क्योंकि कम क्वांटिटी ऑर्डर करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अगर नंबर ऑफ ऑर्डर्स ज़्यादा होंगे तो जैसे जैसे क्वांटिटी जो है आप कम करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी। जैसे जैसे क्वांटिटी को बढ़ाते जाओगे तो आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होती जाएगी। हमें भी पता है कि 1 लाख जब हम ऑर्डर कर रहे थे तो सिर्फ 200 ही आ रही थी, तो ये डाउनवर्ड स्लोप होती है। ये क्या होता है, ये है आपका कौन सा कॉस्ट, ये है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। बट कैरिंग कॉस्ट उल्टा चलता है। कैरिंग कॉस्ट क्या कहता है
कि देखो अगर कम करोगे तो उसको कैरी करने का भी कॉस्ट कम आएगा। जैसे जैसे आप ज़्यादा ऑर्डर करते रहते हो तो उसको कैरी भी तो करना पड़ेगा, हमारा कॉस्ट भी बढ़ता रहेगा। तो जो कैरिंग कॉस्ट होता है ना, उसका स्लोप क्या होता है, उसका स्लोप अपवर्ड होता है, ऐसे होता है, उसका ऐसे अपवर्ड स्लोप होता है। ठीक, अब बीच का रास्ता पता क्या है, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहाँ पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं ना, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये है कैरिंग कॉस्ट। आप कभी भी निकाल लेना तो ये वाली जो क्वांटिटी होगी ना, अगर आपका फैक्ट्री का ऑनर इस क्वांटिटी को ऑर्डर करेगा तो यहाँ पर सबसे मिनिमम कॉस्ट आएगी। ये आपको मिनिमम कॉस्ट बताता है। अल्टीमेटली मैं क्या कह रही हूँ कि आपकी जो मटेरियल की कॉस्ट है ना, अगर आप उसको मिनिमाइज करना चाहते हो तो आप उतनी क्वांटिटी ऑर्डर करो, उतनी क्वांटिटी ऑर्डर करो जहां पर आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू हो आपकी कैरिंग कॉस्ट। मतलब ये पॉइंट है, यहां पर जितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगी उतनी कैरिंग कॉस्ट होगी, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो आपने उसको क्या बोला कि हम आपको एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी बताएंगे, एक ऐसा ऑर्डर क्वांटिटी बताएंगे जहां पर आपका कैरिंग कॉस्ट प्लस आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों जो हैं वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे। तो उसने बोला कहानियां तो बहुत गा दी, ये भी बता दिया, निकालेंगे कैसे। उसके लिए हमने कहा कि हमारी कॉस्ट ने हमें एक फॉर्मूला दिया है, किसका, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का। ठीक है, ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, हमने कहा उस फॉर्मूला को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय जो एनुअल कंजम्पशन है मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट जितनी है डिवाइडेड बाय जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है, उससे हम डिवाइड कर देते हैं। इससे जो भी हमारे पास क्वांटिटी आएगी ना, वहाँ पर हमारा जो मटेरियल कॉस्ट होगा ना वो मिनिमम होगा। आपको तब मैं नहीं मानता कैसे होगा, कुछ एग्जाम्पल दो, कुछ समझाओ। तो हम यहाँ पर उसको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल से समझाते हैं, एक टेबल बना के समझाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, इस एग्जाम्पल को आप लिख लो चाहे। मैं एक डेटा ले लेती हूँ, इस एग्जाम्पल को लिख लो तो सो दैट कि आपको समझना थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि कैसे आता है आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। क्या हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल ये आपने लिखनी है, देखो मान लो कि आपका एनुअल कंजम्पशन है, मान लो आपका एनुअल कंजम्पशन ले लेते हैं हम कितना लें, 1600 यूनिट्स ले लेते हैं, चलो 1600 यूनिट्स ले लो। और आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट है पर ऑर्डर, ये ले लो ₹100। कैरिंग कॉस्ट ले लो आप ₹8 पर यूनिट, और परचेज प्राइस पर यूनिट ले लो आप ₹50। ठीक है, अब मान लो कि नंबर ऑफ यूनिट्स, देखो आपके पास क्या ऑप्शन होगी, हमारा एनुअल कंजम्पशन है 1600 यूनिट्स का, 1600 यूनिट्स का, ठीक है। तो एक हमारे पास ऑप्शन है कि हम 1600 के 1600 यूनिट्स जो हैं वो क्या कर ले, वो ऑर्डर कर दे। दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम हाफ करें, 800 एक ऑर्डर में करें, 800 एक ऑर्डर में करें, जहाँ हम 400 एक ऑर्डर में करें, जहाँ हम 200 एक ऑर्डर में करें, जहाँ हम 100 एक ऑर्डर में करें। ठीक, क्वेश्चन बच्चे मेरा आपसे है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलेंगे। हमारा एनुअल कंजम्पशन है 1600, ठीक है। अगर मैंने एक ऑर्डर में ही कर दिया तो कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे, कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे,
ये तो आपको पता चल गया होगा 1, बट 1 आया कैसे, 1 आया कैसे? अच्छा, इसमें क्या किया आपने, कितना आया, कितना आया, 2 आया होगा, 2 आया होगा। मतलब आप समझो ना, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलते कैसे, आपको फॉर्मूला डेवलप करना है। फॉर्मूला सोचो, फॉर्मूला क्या बनता होगा, फॉर्मूला क्या बनता होगा? फॉर्मूला कुछ ऐसा बनता होगा, जो भी आपकी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको आप डिवाइड कर देते होगे जो भी आप क्वांटिटी को ऑर्डर कर रहे हो, ठीक है। या इसको उल्टा लिख दूं, जो भी आपकी ऑर्डर्ड क्वांटिटी है, यही करते होगे ना। एनुअल कंजम्पशन मेरी कितनी है, बड़ा परेशान करते, एनुअल कंजम्पशन मेरी कितनी है 1600, ठीक है 1600। अगर मैं एक बार ऑर्डर करती हूँ 800 तो 2 आ गया, 2 आ गया। मीन्स यहाँ से आपने लिख लिया, समझ लिया कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स अगर क्वेश्चन में आगे कैसे निकालने हैं। जो भी एनुअल कंजम्पशन है, जो एट ए टाइम जितना ऑर्डर कर रहे हो उससे नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर 2 आ जाएंगे, यहाँ पर 4 आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएंगे और यहाँ पर 16 आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट बताओ, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलती होगी? आपने पहले ऑर्डर कैसे निकाले, जो भी एनुअल कंजम्पशन है, जो ऑर्डर क्वांटिटी है वो, उससे नंबर ऑफ ऑर्डर आगे, मल्टीप्लाई बाय आपका कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आपके नंबर ऑफ ऑर्डर कितने हैं 1, एक एक ऑर्डर करने के लिए आपको कितना खर्चा आता है 100, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 100 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर 400 है, यहाँ पर 800 है और यहाँ पर 1600। इज इट क्लियर? यहाँ तक तो कोई पंगा नहीं है, ठीक है। फिर कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? देखो, कैरिंग कॉस्ट निकालने के लिए मैं थोड़ा सा नीचे बताऊंगी, आप उसको लिखना मत, सिर्फ कैरिंग कॉस्ट के लिए बता रही हूँ। कैरिंग कॉस्ट का अगर दिया हुआ है कि रुपीस, आप यहाँ पर हमने 8 पर यूनिट जो है, और पर एनम पूरे साल 1 यूनिट को होल्ड करने के लिए आपको कितना खर्चा आता है वो दिया होगा। अब ये कैसे आया वो आपने नहीं सोचना है, वो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। अब 8 पर यूनिट किस पे निकालूं? देखो, अगर तो मेरी बात सुनो, अगर हम मंगवाते हैं 800 यूनिट्स, 1600 पर नहीं ले रही, 800 यूनिट्स, आज मेरे पास, ध्यान से सुनना, आज मेरे पास 800 यूनिट्स आए, ठीक है। जब ये खत्म हो जाते हैं फिर मैं नेक्स्ट ऑर्डर करती हूँ, फिर 800 मंगवाती हूँ, तो 800 यूनिट आज अगर मेरे पास आए, ठीक है, फिर मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट डे मान लो कि 780 रह गया, फिर 790 रह गया, 780 रह गया, फिर एक दिन 700 रह गया, फिर 600 रह गया, फिर 500 रह गया, फिर 400 रह गया, फिर 300 रह गया, फिर 200 रह गया। मतलब एक दिन आते आते ये 0 हो गया, दोबारा से ऑर्डर करोगे, फिर 800 ऑर्डर करोगे। तो इस टाइम पीरियड के लिए जो ये आपने टाइम पीरियड में होल्ड करके रखा यूनिट, क्या पूरे 800 यूनिट्स होल्ड किए? नहीं किए ना, पूरे 800 तो नहीं होल्ड किए। तो गोडाउन में ऑन एंड एवरेज यूनिट्स कितने पड़े थे? मीन्स हम बात किस पे करते हैं, एवरेज। अगर आप 800 को बच्चा 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये करेक्ट कॉस्ट नहीं है, क्योंकि एवरी टाइम 800 नहीं पड़ा होता गोडाउन में, कभी 600 होता है, कभी 500 होता है, कभी 400 होता है। तो क्या रोज के रोज हम ये काम करेंगे? रोज के रोज ये काम करेंगे? अब तू क्या खुल गया, चल ठीक है। रोज ये देखेंगे कितने यूनिट्स है, उस दिन 8 मल्टीप्लाई बाय एक दिन का निकालेंगे, डिवाइडेड बाय 365 वन डे, ऐसा नहीं करते, ठीक है। इसमें तो कितना कॉस्ट चला जाएगा। आप ये देखते हो कि ऑन एंड एवरेज मेरे गोडाउन में कितना सामान पड़ा है। पहले दिन 800 आता है, फिर खत्म होते होते एक दिन 0 हो जाता है, ठीक है। तो आपका 800 ओपनिंग हो गया प्लस क्लोजिंग 0 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। तो 800 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स आपको ऑन एंड एवरेज जो कैरिंग कॉस्ट है वो करनी पड़ती है, वो 400। तो यहीं से कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला डेवलप हुआ। कैरिंग कॉस्ट क्या कहता है कि जो भी आप ऑर्डर करते हो क्वांटिटी, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई मत कर दो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट के साथ, पर एनम, उसको नहीं करो, आप उसको 2 से डिवाइड करो। इससे पता आपको क्या मिलेगा? इससे आपको आपकी एवरेज क्वांटिटी मिलेगी, उसको मल्टीप्लाई करना आप किससे? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से, जो कि यहाँ पर 8 है। क्लियर? तो यहाँ पर ये आपने कैलकुलेशंस करनी है। तो मीन्स जो कैरिंग कॉस्ट है ना, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया कि जो भी आपकी ऑर्डर्ड क्वांटिटी है उसको डिवाइड करना किससे? 2 से, फिर आप मल्टीप्लाई करना कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट से। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी यहां पर कितनी है? 1600।
तो 1600 को 2 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 800 कर देना, तो कितना आ जाएगा आपका 6400। 6400 क्लियर, ठीक है 6400। अब नेक्स्ट हम कितना जो है होल्ड कर रहे हैं 800, तो एवरी टाइम 800 थोड़ी होल्ड करते हैं, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, ठीक है। ये कितना आ गया आपका 3200, करके देख लो भाई, गलती ना हो जाए। हाँ 3200, ओके। नेक्स्ट टाइम आप कितना होल्ड करके रखते हो 400 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, फिर कितना होल्ड करते हो 200 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8, फिर कितना होल्ड करके रखते हो 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 8। तो बता दो ये कितना आ गया 1600, ये कितना आ गया 800, ये कितना आ गया 400, ये आ गया। अच्छा एक और बात, जो मटेरियल कॉस्ट होती है ना, टोटल मटेरियल कॉस्ट, उसमें 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो जितने में आपने उसको परचेज किया होगा वो होगा, प्लस एक तो जितने में आपने उसको परचेज किया वो होगा, ठीक है, प्लस उसको ऑर्डर करने में कितना खर्चा आया वो होगा, और उस क्वांटिटी को कैरिंग करने में कितना कॉस्ट आया, ये होती है आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो हमें ये तो पता चल गई ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है, कैरिंग कॉस्ट कितनी है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, अच्छा एक बात और पूछ लूँ, ये जो ऑर्डरिंग कॉस्ट लिखी है 100, ये पूरे साल की है, येस और नो? ये जो मैंने 100 लिखा है, इज इट फॉर द फुल ईयर कि 1 मंथ का है, क्या है? क्योंकि यहीं पर बच्चे मुझे डाउट पूछते हैं, ये 100 क्या है और ये 64 क्या है, ये पूरे साल का लिखा है या 1 महीने का लिखा है? बताओ लॉजिक। यस फुल ईयर, ठीक है। ये पूरे साल में मुझे ऑर्डर करने पर जो कॉस्ट आएगी वो 100 आएगी, पूरे साल में मुझे उन यूनिट्स को कैरी करने की जो कॉस्ट आएगी 6400 आएगी, जब आप 1600 मींस एक ही ऑर्डर में पूरा सामान मंगवा लेते हो, कंप्लीट यूनिट्स मंगवा लेते हो जी। ये एनुअल है, तो यहां पर परचेज कॉस्ट लिख रही हूं, तो एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी होगी यहां पर बताना प्लीज। एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी होगी, मैं जो है 1600 यूनिट्स मंगवाती हूँ, ठीक है, और एक यूनिट्स को बाय करने के लिए 50 पर यूनिट है, तो एनुअल परचेज कॉस्ट कितनी होगी 1600 इंटू 50, 1600 इंटू 50, ये हो गया 80,000। अब बच्चा पता क्या कहता है, यहां पर लिखो मैडम 800 इंटू 50, क्यों शैतान? अरे पूरे साल की कॉस्ट लिखनी है, पूरे साल में तो तुम 1600 ही तो मंगवाओगे, ठीक है, पूरे साल की लिखनी है ना। जब ये कह रहे हो कि ये पूरे साल की है, ये कंप्लीट ईयर की है, फिर यहाँ क्यों 400 से करते हो, 800 से करते हो? पूरे कंप्लीट ईयर में आप यूनिट्स कितने मंगवाओगे 1600, तो मीन्स चाहे आप 800 मंगवाओ चाहे 200 मंगवाओ, कुछ भी मंगवाओ, परचेजिंग कॉस्ट तो तुम्हारी 80,000 ही रहेगी, वो थोड़ी चेंज होने वाली है। तो ये एनुअल लिखो ना, जब ये एनुअल है तो ये भी तो एनुअल 80,000 तो चेंज नहीं होने वाली, ये तो सेम रहेगी। क्लियर, ठीक है। अरे ये कैसी लग गई लाइन? हाँ अब मुझे बताओ, देखो एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पर आएगी टोटल कॉस्ट, ये 80,000 तो चाहे मैं 1600 यूनिट्स ऑर्डर करूं, 800 यूनिट्स ऑर्डर करूं, 400 यूनिट्स ऑर्डर करूं, कुछ भी करूं, ये तो 80,000 रहेगी ना। इसको मैं ना भी कंसीडर करूं, ये तो देखो सभी तीनों को प्लस करूंगी तो हमेशा 80,000 ही तो आएगा, ठीक है। इसको ना भी प्लस करूं ना तब भी मेरा डिसीजन मेकिंग सेम होगा, बट फिर भी तुम्हारी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं इन तीनों को प्लस कर लेती हूँ। इन तीनों को प्लस करके बन गया 80,000, कितना बना 86,500, ठीक है, और यहाँ पर कितना बना 83,400। इसको प्लस करना है, इसको इसको इसको, ठीक है। ये टोटल कॉस्ट निकालो कितनी है, ये कितनी बनी 16,400 और 82,000, और ये कितना बना 1,600, और ये कितना बना 82,000 बना, ठीक है। अगर 80 नहीं भी करती ना तब भी मैं अपना डिसीजन मेकिंग कर सकती थी। अब मुझे बताओ, कमाल की बात मैं आपको बताती हूँ एक, अब
इन सभी में से कम कॉस्ट कहाँ पर है जब मैं कितने यूनिट्स ऑर्डर कर रही हूँ? इन सभी में से कम कॉस्ट कहाँ पर है जब मैं कितने यूनिट्स एट ए टाइम ऑर्डर कर रही हूँ? एग्री करते हो? एग्री करते हो ना? 200। और यहाँ पर 200 यूनिट्स बेटा जब आप ऑर्डर करते हो ना, आप ध्यान से देखो, वहाँ पर तुम्हारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी 800 है, वहाँ पर तुम्हारी कैरिंग कॉस्ट भी 800 है। तो यही मैंने आपको बोला था डायग्राम में, यहाँ पर दोनों कॉस्ट एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेंगी ना, वहीं पर आपकी टोटल मटेरियल कॉस्ट जो है, परचेजिंग कॉस्ट, जो मटेरियल, सॉरी नॉट परचेजिंग, टोटल मटेरियल कॉस्ट मिनिमम होगी। तो यहाँ से मैंने प्रूव भी कर दिया कि दिस इज मिनिमम। लेकिन इसको निकालेंगे कैसे? अब इतना पेपर में इतना तामझाम थोड़ी करना है हमने। पेपर में तो क्या करना है? पेपर में तो सिंपल फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? पेपर में फॉर्मूला लगाना है EOQ का। EOQ का फॉर्मूला क्या होता है? 2AO डिवाइडेड बाय C। A का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ध्यान दो, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट नहीं, पर ऑर्डर। C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट और पर एनम। ये भी ध्यान देना, ये चीजें तुम्हें बाद में पता चलेगी जब हम क्वेश्चन करेंगे, ये ऐसे क्यों लिखते हैं हम, ठीक है। अगर मैं जो मेरा ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें मुझे पता था एनुअल कंजम्पशन है 1600 यूनिट्स की, ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो पर ऑर्डर थी, एक एक ऑर्डर करने पर कॉस्ट कितनी आती है 100, और कैरिंग कॉस्ट कितनी है 8 पर यूनिट। ये है 100 पर ऑर्डर और ये है 8 पर यूनिट। बस आप इस फॉर्मूला में पुट कर दो, 2 इंटू एनुअल कंजम्पशन 1600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 8। तो निकालो कितना आया, 2 इंटू 1600 इंटू 100, ये आ गया आपका 3,20,000 डिवाइडेड बाय 8। इसको डिवाइडेड बाय 8 किया, कितना आ गया 40,000, अंडर रूट किया तो कितना आ गया 200 यूनिट्स। क्या ये आंसर और ये आंसर सेम है? ठीक है, तो हमें ऐसे नहीं निकालना, हमें एक फॉर्मूला रेडीमेड मिला हुआ है जहां पर हमें पता चल जाएगा कि कितनी और क्वांटिटी हम ऑर्डर करें सो दैट कि हमारी टोटल मटेरियल कॉस्ट जो है वो मिनिमम हो जाए। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ EOQ, ठीक है। आज सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही करेंगे क्योंकि मुझे लगता है मैंने कॉन्सेप्ट थोड़ा ज़्यादा बता दिया, इसमें थोड़े और कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे, फिर हम इसके बाद जो है अपना कह लो कि प्रैक्टिकल्स करेंगे। अभी नहीं करेंगे, अभी थोड़े और कॉन्सेप्ट्स बताऊंगी। तो आज आपने क्या काम करना है, जो भी मैंने ये मटेरियल कॉस्ट के बारे में जो भी कहानी गाई है ना, थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है, सो दैट आप समझ पाओ, क्योंकि और कॉन्सेप्ट बताऊंगी ना फिर वो भूल जाओगे आप। एक बार हमारा बेस सेट हो जाए ना, फिर कितने भी क्वेश्चन हम कर सकते हैं। तो इसको सिर्फ एक बार समझना है, फिर नेक्स्ट क्लास में और कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय बच्चा।